Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 7. In the last lesson, we have solved questions from exercise 7.4. In this lesson, we will solve the remaining questions of exercise 7.4 and we will discuss some topics of exercise 7.5, definitions and formulas. So in the previous lesson, we discussed the following topics. We defined the vector product or cross product, then deductions from vector product and or cross product, properties of cross product, वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेशन, कैसे वेक्टर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं एल्जेब्रिकली। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, या एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के तौर पे लिखा जा सके, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था, तो भी वो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। देन वी स्टडीड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और उसका फार्मूला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसका फार्मूला, और हमने क्वेश्चन 1, 2, 4, 5 एक्सरसाइज 7.5 के सॉल्व किए थे, और इसके डिफरेंट पार्ट्स जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो ये वो सारी डेफिनेशंस हैं और इनके फार्मूलाज हैं जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं और MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने कल का लेसन नहीं देखा तो प्लीज इस लेसन को मेरे YouTube चैनल पे जाके देख लें। होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट लेसन। Now in this lesson we will solve question number 7, 8, 9 of exercise 7.4. After solving these questions we will go to exercise 7.5, but only we will discuss the following definitions and formulas today in this lesson. तो आज के lessons में हम 7.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और इसको कैलकुलेट करने का डिटर्मिनेंट रूल डिस्कस करेंगे। फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने मेमोराइज करने हैं अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देन पैरेलल और पिपट क्या होती है और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है और उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने माइंड में रखनी है, और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये भी वो सारे पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपसे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। So let's start our lesson properly. So this is question number 7 of exercise 7.4. In this question it is given that A plus B plus C equal to 0, यानी तीन वेक्टर्स का सम अगर 0 के इक्वल हो तो फिर आपको ये कहा गया है कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस A प्रूव करें कि ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होते हैं। तो हम इस गिवन वैल्यू से शुरू करेंगे। हमें गिवन है कि वेक्टर, देखें ये मैंने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, जब आप लिखेंगे पेपर के ऊपर तो लिख के आपने इसके नीचे लाइन भी लगानी है, जैसे ये लाइन लगी हुई है। प्रिंटिंग में ये बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं और राइटिंग में लेटर को लिख के उसके नीचे हम लाइन भी लगाते हैं। तो जब आपने पेपर में सॉल्व करना है तो फिर इसको लाइन भी लगानी है इसके नीचे। नाउ इट इज गिवन दैट A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, यानी B का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस पूरी इक्वेशन की दोनों साइडों को का हम A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। जब A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो A क्रॉस A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A क्रॉस
0। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो A क्रॉस A, जो आपने सेट्स में भी पढ़ा था और नंबर्स में भी पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस 0 जो है वो 0 के इक्वल ही हो जाएगा। तो पिछले लेसन में हमने स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका आंसर 0 होता है, और अगर हम एक क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट का जो रिजल्टेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें A प्लस A क्रॉस A है, तो A क्रॉस A 0 के इक्वल होता है, और A क्रॉस C है, इसका जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव C क्रॉस A के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें C क्रॉस A है, इसलिए हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब A क्रॉस A 0 के इक्वल हो गया, A क्रॉस B वैसे ही आ जाएगा, और ये जो A क्रॉस C था इसको हमने C क्रॉस A से रिप्लेस किया और इसका साइन चेंज कर दिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो नेगेटिव साइन वाला क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस A। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, जो हमने इस स्टेटमेंट में जो तीन क्रॉस प्रोडक्ट्स थे उनमें से दो क्रॉस प्रोडक्ट्स इक्वल हो गए, A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। इसी तरह अब देखें इसमें क्या है, B क्रॉस C भी है, तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 का दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं B के साथ, आप C के साथ भी ले सकते हो। तो ये आ जाएगा B क्रॉस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 इक्वल टू B क्रॉस C। B क्रॉस C 0 के इक्वल होगा, इस पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे B क्रॉस A आ गया, जबकि आपने जो प्रूव करना है उसमें A क्रॉस B है, तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये B क्रॉस B सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस दिस इज B क्रॉस A इक्वल्स टू माइनस A क्रॉस B, और B क्रॉस B 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें B क्रॉस A को माइनस A क्रॉस B से चेंज कर दें, B क्रॉस B 0 हो जाएगा प्लस B क्रॉस C इक्वल टू 0। अब इसमें ये माइनस A क्रॉस B है, तो इसको आप राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप कंपेयर करें तो देखिए A क्रॉस B जो है वो C क्रॉस A के इक्वल भी है, और A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस C के इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A क्रॉस B अगर C क्रॉस A के इक्वल है तो वो B क्रॉस A के इक्वल भी होगा। तो कंपेयरिंग और कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 we get A cross B is equal to B cross C is equal to C cross A. So यही आपने प्रूव करना था। So we are able to prove our result. So this is the way of doing. ये important question है, short question में अक्सर आ जाता है ये वाला question. ठीक है बेटे? Yes sir. Okay. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बाज दफे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और बाज दफे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो दे देता है इसका प्रूफ, इसकी एक एग्जांपल भी है, वो भी बेटे आप देख लीजिएगा। ये प्रूव करना है हमने, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको प्रूव करने के लिए हम दो यूनिट वेक्टर्स लेते हैं। लेट ओ ए एंड ओ बी बी यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, इस फिगर में ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये ओ ए यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, और ये ओ बी यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। अगर आप इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, जब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं, इसके इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। और इस पॉइंट से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे
एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब देखिए इसका ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है कॉस अल्फा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो साइन अल्फा। और इसी तरह इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक कॉस बीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कॉस साइन बीटा। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए कॉस अल्फा साइन अल्फा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए कॉस बीटा साइन बीटा। तो अब ये जो यूनिट वेक्टर है ओ ए, इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ आई जे के फॉर्म में लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस अल्फा आई, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो वेक्टर्स हमने लिए हैं ये एक्स वाई प्लेन में लिए हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। इसी तरह ओ बी वेक्टर जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है एंगल, इसलिए ओ बी जो है वो आएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। देखिए हमने ओ ए और ओ बी को कहा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। अच्छा, आपने ये प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, ये प्रूव करने के लिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ओ बी और ओ ए का, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है ये बी से ए की तरफ है, यानी ओ बी से ओ ए की तरफ है, तो इसलिए हम ओ बी क्रॉस ए बी लेंगे, ओ बी क्रॉस ओ ए सॉरी इक्वल्स टू। अब आपको पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट रूल से। डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, पहली रो में आई जे के और सेकंड रो में ओ बी के कंपोनेंट्स आएंगे जो कॉस बीटा साइन बीटा, और इसका केथ कंपोनेंट 0 है, और थर्ड रो में ओ ए के कंपोनेंट्स आएंगे जो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसका भी केथ कंपोनेंट जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल है, के कंपोनेंट इसमें नहीं है। अब हमने उसी तरह इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह पहले जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और बाकी जो 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो दिस ये ओ बी क्रॉस ओ ए बाई डेफिनेशन पीछे हमने लास्ट लेसन में पढ़ी थी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो अल्फा माइनस बीटा है, तो उसका साइन ले लेंगे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये जो ओ ए और ए बी दो वेक्टर्स हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ पे होता है, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है वो यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है, इसलिए हमने यहाँ पे के लगाया है। तो ओ बी क्रॉस ओ ए इक्वल्स होता है ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल्स टू। अब इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा इज 0, साथ में आई लगा देंगे, फिर माइनस इस कॉलम को और फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, तो cos बीटा मल्टीप्लाइड बाय 0 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा इज अगेन 0, इसके साथ j लगा देंगे क्योंकि हमने इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये लिया है इस रो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए। और फिर थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे तो आपके पास आएगा cos बीटा साइन अल्फा, इसको हमने लिख लिया साइन अल्फा cos बीटा, और माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा, और इसके साथ ये के लग जाएगा। अब ये तो 0 है, 0 माइनस 0 इज 0, और ये भी 0 हो गया। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी, चूंकि हमने कहा था ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसलिए इनके मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी भी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी भी 1, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा के, दोनों तरफ के है तो के खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा कॉस अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे कॉस अल्फा पहले लिख लिया, साइन बीटा यहाँ पे भी आप बेटे के लगा लीजिएगा अभी, क्योंकि हमने दोनों तरफ का
के इधर के लगा दिया ना, इधर आई जे के लगा हुआ, तो यहाँ पे भी आप के लगा लीजिएगा, वो मिस हो गया उससे। 1 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू यूनिट वेक्टर के आएगा यहाँ पे। जब आप इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर सिर्फ के रह जाएगा और इधर भी के रह जाएगा, और के से कैंसिल हो जाएगा, या दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसके साथ जो यूनिट वेक्टर है वो खत्म हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा रह जाएगा। और यही आपने प्रूव करना था। जी बेटा, ये प्रूफ क्लियर हो गया। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ, बुक में सिर्फ ये दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए थे, तो ये मैंने इन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके राइट एंगल्स ट्राइंगल बना ली, और फिर ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों वेक्टर्स के लिखे। बोला तो करो बेटो, क्लियर हो गया? जी सर। चलो, यस सर। ओके बेटा। Now this is question number 9. Again this question is also important. ये बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा कि इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो और उन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल हो, तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट a और b? तो जो दो वेक्टर्स हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है और जिनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, वो कैसे वेक्टर्स होंगे, उनके बारे में आप क्या कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हो? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब चूंकि हमें ये गिवन है कि a क्रॉस b 0 के इक्वल है। अगर आप पिछले लेसन में देखो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब है या तो वो वेक्टर a 0 के इक्वल होगा, वो दोनों वेक्टर, दो रिजल्ट्स हैं इसमें, अगर वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर्स जो है या तो पैरेलल होंगे, या फिर क्या होगा कि उनमें से दोनों वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल हो, दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल हो सकता है। दो कंक्लूजन्स, a क्रॉस b इक्वल टू 0 मीन a क्रॉस b इक्वल टू 0 मीन या तो वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या फिर उनमें से कोई सा एक वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ये दोनों भी 0 हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई सा एक 0 होगा। और फिर दूसरी कंडीशन दी हुई है a डॉट b इक्वल टू 0। तो a डॉट b 0 इक्वल हो तो फिर इसका क्या मतलब होता है? अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो फिर इसका क्या मतलब है बेटे, बता सकते हो? इफ a डॉट b इक्वल टू 0, जैसे ये हमने किया था, एक क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर या तो पैरेलल होते हैं या फिर उन दोनों में से कोई सा एक या दोनों वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल होंगे, कोई सा एक वेक्टर 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो फिर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, a और b वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है a इज परपेंडिकुलर टू b और वेक्टर a इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट में भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो प्रोडक्ट्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो फिर आपने वो उन दोनों में से कोई सा एक वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल होगा या वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। अब देखें इस कंडीशन में से आपके पास ये दो कंडीशंस हैं कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं या उनमें से कोई सा एक वेक्टर 0 के इक्वल है। अगर a डॉट b 0 है तो फिर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या उनमें से कोई एक वेक्टर 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, क्योंकि दो वेक्टर्स एट सेम टाइम ना पैरेलल हो सकते हैं ना परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अगर a क्रॉस b भी 0 है और a डॉट b भी 0 है तो फिर सिर्फ ये वाली कंडीशन रह जाती है कि वेक्टर a 0 के इक्वल होगा या वेक्टर b 0 के इक्वल होगा। अब वो पैरेलल वेक्टर्स भी नहीं हो सकते और परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल होंगे तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सो द कंक्लूजन व्हिच वी कैन ड्रॉ इज दैट a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इक्वल टू 0 देन ऑप्शन में a इज पैरेलल टू b, a परपेंडिकुलर टू b। एक कंडीशन ये हो सकती है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू
0. So this one is the correct conclusion. ये था आपकी एक्सरसाइज 7.4. उसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके सिलेबस में वो हमने सारे के सारे इसमें सॉल्व कर लिए. अब 7.5 एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करने से, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उस एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो हम देख लेते हैं आज के लेसन में. फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. तो वो उससे पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 जो है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. यानी 3 वेक्टर्स अगर हो, पहले हमने पढ़ा 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. अब अगर 3 वेक्टर्स हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनका 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी एक स्केलर ही होता है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, कोई से 3 वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हो तो उसको डिफाइन करते हैं u डॉट v क्रॉस w और v डॉट w क्रॉस u और w डॉट u क्रॉस v. देखिए ये 3 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ एक वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा. अब इसमें u v w ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए. u v w है तो u v के क्रॉस दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट और w के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा. ये देखें w और w के बाद u वेक्टर है. तो इसकी डेफिनेशन ये है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो u v w और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. इसका मतलब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है. देखिए इसमें हर ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में है. u v w है, v से शुरू हुआ तो w u है और w से शुरू हुआ तो u v है. अगर ये इसका ऑर्डर साइक्लिक नहीं है तो फिर जो है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन होगी. तो इनमें से हर एक को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. डिटर्मिनेंट रूल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो रूल है वो हम उसको डिटर्मिनेंट रूल कहते हैं. ये कि 2 प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए भी हम डिटर्मिनेंट रूल यूज करते हैं. लेकिन उस डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, दानियाल क्या कर रहे हो, उसमें हम फर्स्ट रो में आई जे के लिखते हैं. जबकि इस अगर 3 वेक्टर्स हैं और उसका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला में क्या होगा, उसकी फर्स्ट रो में जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखेंगे. जो भी पहला वेक्टर है, इधर u पहला है तो u के कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में आएंगे, v के कंपोनेंट w के कंपोनेंट. लेकिन अगर v पहले है तो पहले v के कंपोनेंट आएंगे, फिर w के कंपोनेंट आएंगे, फिर u के आएंगे. तो इस वेक्टर में जो भी आपने फाइंड आउट करना है उसमें जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट फर्स्ट रो में, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट सेकंड रो में और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड रो में आएंगे. तो आपने उसको फिर उसको एक्सपेंड कर लेना है जैसे हमने पीछे किया था. उधर आई जे के थे तो हम आई जे के साथ लिख देते थे, यहाँ पे नंबर्स होंगे तो ये नंबर जो है वो हम साथ लिख देंगे. इसकी एक्सपेंशन उसी तरह ही होगी जैसे पीछे क्वेश्चंस में 7.4 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए. उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर. जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका ऑर्डर साइक्लिक होना चाहिए. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस. यानी डॉट और क्रॉस की पोजीशन जो है वो उस पे डिपेंड वो नहीं करता. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी भी 2 वेक्टर्स के दरमियान आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो और फिर तीसरे के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन इनको होना साइक्लिक ऑर्डर में चाहिए. The value of the product changes if the order is not cyclic. अगर ऑर्डर जो साइक्लिक नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. u डॉट v डॉट w एंड u क्रॉस v डॉट w आर मीनिंगलेस. देखिए ये 2 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है.
दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट और फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए और तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट मीनिंगलेस है। तो ये अगर ऑप्शन में ये दी हुई है तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगी आपकी। अब पैरेललोपिपड है, पैरेललोपिपड। पैरेललोपिपड क्या होती है? देखिए ये एक बॉक्स है, आपने पढ़ा लूडो खेली है कभी? लूडो का जो डाई होता है, दाना जिसको कहते हैं, वो एक क्यूब होता है, उसको क्यूब कहते हैं। उसके 6 फेसेस होते हैं, सारे के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। इसी तरह शू बॉक्स जो है या आपका जो रूम है, वो उसके सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं और उसको क्यूबॉइड कहते हैं। इसी तरह अगर इसको थोड़ा सा पिचका दें आप, जो क्यूब है उसको थोड़ा सा देखें, पिचका दिया हुआ है, तो इस तरह की शेप को पैरेललोपिपड कहते हैं। इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। सो अ पैरेललोपिपड इज अ 3 डायमेंशनल फिगर फॉर्म्ड बाय 6 पैरेललोग्राम्स। तो उसमें क्यूब में सारे फेसेस स्क्वायर, क्यूबॉइड में सारे फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर, और पैरेललोपिपड में सारे फेसेस जो हैं वो उसके पैरेललोग्राम्स होंगी। तो ऐसी शेप को पैरेललोपिपड कहते हैं। अब देखिए ये इसके 3 एजेस हैं, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड का हम लेंथ विड्थ और हाइट लेते थे। यहाँ पे चूंकि ये लेंथ विड्थ और हाइट नहीं है, ये इसका एक वेक्टर एज है, ये दूसरा एज है और तीसरा एज है। तो इस पॉइंट पे से जो वेक्टर्स पास एजेस हैं उनको हम यू वी डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, यानी 3 जो वेक्टर्स हैं उसको जिस मर्जी ऑर्डर में लिखें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे उन तीनों वेक्टर्स का, तो वो जो वैल्यू आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा उस पैरेललोपिपड का। तो पैरेललोपिपड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, पहली रो में फर्स्ट वेक्टर, दूसरी में सेकंड वेक्टर और तीसरी में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देंगे और उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो आपको एमसीक्यूज में भी पूछता है। इसी तरह टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन क्या होती है? टेट्राहेड्रॉन एक ऐसी शेप होती है। टेट्राहेड्रॉन इज अ पॉलीहेड्रन composed of 4 triangular faces, 3 of which meet at each vertex. It has 6 edges and 4 vertices. तो इसका जो वॉल्यूम है उस, ये टेट्राहेड्रॉन है। इस तरह की शेप जो है इसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। टेट्रा का मतलब 4। तो इस फिगर में इस सॉलिड की 4 फेसेस होती हैं। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 1/6, ये जो पैरेललोपिपड का वॉल्यूम है उसको अगर 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए पैरेललोग्राम के वॉल्यूम का हाफ ले तो वो ट्राइंगल का एरिया हो जाता है, सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें, उसका हाफ ले तो ट्राइंगल का एरिया। इसी तरह पैरेललोपिपड का जो वॉल्यूम है उसका 1/6 लेंगे तो वो आपके पास टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और उसका 1/6 ले लेंगे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज बेटे आपने याद करने आज। तो इसके क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो हम कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बता दें। जी बच्चों। नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके बेटे, देन ये प्रॉपर्टीज भी हैं, इसको भी प्लीज आप देख लीजिएगा। कोप्लेनर वेक्टर, ये जरा देख लें। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई करें। तो 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। तो अगर आपने ये प्रूव करना है कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है वो वेक्टर्स कोप्लेनर है। और अगर हमें ये दिया हुआ है कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो फिर हमें इनमें से किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहेगा, तो वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसको इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी, उसे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।
Allah Hafiz.